हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जीबीएस सिंड्रोम। जीबीएस भी इसको बोलते हैं गुलियन बार सिंड्रोम। गुलियन बार सिंड्रोम एक्चुअली इस सिंड्रोम में होता क्या है? इस सिंड्रोम में पीएनएस का डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक तरह का पीएनएस डिसऑर्डर है। जो पीएनएस होता है उसकी नर्व सेल होती है, नर्व सेल के ऊपर बाइंडिंग होती है। किसकी बाइंडिंग होती है? माइलिन शीट की। माइलिन शीट को कौन बनाता है? स्वान सेल। कौन बनाता है? स्वान सेल बनाती है, जो क्या होता है? माइलिन शीट माइलिनेशन में हेल्प करता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है? डीमाइलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीमाइलिनेशन। अपन डेफिनेशन में क्या देखेंगे? डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन क्या हो जाता है? डीमाइलिनेशन ऑफ पीएनएस। डीमाइलिनेशन ऑफ पीएनएस। इसमें होता क्या है जनरली? क्रेनियल नर्व एंड सोमेटिक क्रेनियल एंड मोटार, ये दोनों क्या हो जाता है? अफेक्टेड हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाता है? अफेक्टेड हो जाता है। ओके। और ये कैसा डिसऑर्डर होता है? ये रिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है। ये कैसा डिसऑर्डर होता है? एक रिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है। होएगा फिर ठीक हो जाएगा, होगा फिर ठीक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पेपर में थ्योरी फॉर्म में इसी तरीके से लिखोगे, बट इसको डिस्क्राइब करके लिखना है। इसको डिस्क्राइब करके लिखना है। क्लियर है क्या? ओके। ये पीएनएस का डिसऑर्डर है। और ये होता क्या है जनरली? ये जनरली होता है एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम ऑर्गन में देखने को मिलता है, एक्सट्रीमली लिम्स में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? एक्सट्रीम जो लिंक्स होते हैं, एक्सट्रीम लिंक्स हाथ पैरों में देखने को मिलता है। मसल इसमें वीक पड़ जाती है, मसल इसमें वीक पड़ जाती है। इसको ड्रॉ करो, स्क्रीनशॉट लो। चलो इरेज कर दे। इसमें देखो हुआ क्या है जनरली। जनरली इसमें ये हुआ है, इसको समझते हैं। ये क्या है? एक नर्व सेल है। ये क्या है? एक नर्व सेल है। ये एक नर्व सेल है। ओके। अब इसके ऊपर क्या देखने को मिलता है? माइलिन शीट देखने को मिलता है। माइलिन शीट किसने बनाया होगा? इसके अंदर एक सेल होती है। इसके अंदर एक कहां पे, यहाँ क्या होती है? एक नर्व सेल होती है। सॉरी, नर्व सेल नहीं, स्वान सेल होता है। क्या होता है? स्वान सेल। स्वान सेल होता है। ये स्वान सेल क्या करता है? माइलिन शीट बनाता है, माइलिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? माइलिन शीट का फॉर्मेशन करवाएगा, माइलिनेशन करवाएगा। बट जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है उसमें देखने को मिलता है एंटीबॉडी अगेंस्ट, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट स्वान सेल। किसके प्रति बन गई? स्वान सेल के प्रति एंटीबॉडी बन गई है बॉडी में। एंटीबॉडी बन गई, किसके प्रति बन गई? स्वान सेल के प्रति। और ये चल कहाँ रहा है? ये कहानी चल रही है पीएनएस में। ये कहानी किसकी कोशिका है? ये पीएनएस सेल है। ये पीएनएस के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक नर्व सेल को उठा के बता रहा हूँ। अब ये एंटीबॉडी ब्लड के थ्रू इसके पास पहुंचेगी, इसके पास पहुंचेगी। अब क्या होगा? ये इम्यून डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? और इसको क्या करेगा? ये इसके काम को वीक कर देगा या इसको किल कर देगा। इसको क्या कर देगा? ये किल कर देगा, मार देगा। अब बताओ दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? माइलिनेशन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन। क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल का क्या हो गया? डीमाइलिनेशन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आया दोस्तों? दोस्त मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो एंटीबॉडी बनी है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये एक तरह का क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसको बना लो, इसको बना लो। इसके बाद में हम बात करेंगे कॉजेज की। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों देखने को मिला है? माइलिन शीट जो प्यारी प्यारी बन रही थी दोस्त, वो अब क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। वो क्या हो गई? अब गड़बड़ हो गई है। कॉम्पाइलो, समझ रहे हो? माइलिनेशन जो पहले बन रहा था अब वो नहीं बन रहा, उसमें इश्यूज खड़े हो गए हैं, उसमें इश्यूज खड़े हो गए हैं। ओके।
ड्रॉ हो गया क्या? आगे चले। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ क्या है, ऐसा देखा गया, डेफिनेशन खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। जनरली ऐसा देखा गया, असेसमेंट, असेसमेंट फाइंडिंग हमें क्या देखने को मिली, असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिली है कि जो लोगों को ये बीमारी हो रही थी ना, उनमें कुछ कॉमन बात थी। उनमें क्या कॉमन बात थी? असेसमेंट रेस्पिरेटरी, असेसमेंट रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी, जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फ्यू डेज एगो, फ्यू डेज बैक, कुछ दिनों पहले उनमें एक इन्फेक्शन हुआ था। कौन सा इन्फेक्शन? या तो किसी लोगों में रेस्पिरेटरी का देखने को मिला या मुझे जीआईटी का देखने को मिला। इनमें क्या हुआ? ये इन्फेक्शन देखने को मिला था। अरे कौन से बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिला मुझे? ये मुझे मिला कॉम्पाइलो बैक्टीरियम जेजुनम, जेजुनाई। क्या होता है? जेजुनाई। जो ये इन्फेक्शन, इस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी का इन्फेक्शन कोज करवाया था। उसकी वजह से क्या हुआ है? ये एंटीबॉडी बनी होगी। इस बैक्टीरिया को मारने के लिए मेरी बॉडी ने क्या किया था? एक एंटीबॉडी बना ली थी। मेरी बॉडी ने सही काम किया ना, मेरे इम्यून सिस्टम ने तो अच्छा काम करने की कोशिश की थी, बट यहाँ तो अच्छा काम की जगह गड़बड़ हो गई, अच्छे काम की जगह गड़बड़ हो गई। अब ये एंटीबॉडी इसको तो मारेगी मारेगी, इसको ठीक कर देगी, लेकिन ये एंटीबॉडी कहाँ पहुंच गई है? ये पहुंच गई है स्वान सेल के पास भी पहुंच गई है ना, वहां दिक्कत हो गई। सर ये तो रेस्पिरेटरी जीआईटी इस बैक्टीरिया के लिए थी ना, बट फिर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे मिमिक्री हो गई, एंटीबॉडी मिमिक्री हो गई। क्या हो गई? मिमिक्री हो गई, एंटीबॉडी मिमिक्री हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ है? इसको पहचान भी नहीं आया, अड़ोस की सेल लगी पड़ोस की है, अड़ोस की है कि पड़ोस की है, मिमिक्री हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? मिमिक्री हो गई। ड्रॉ करो इसको, इसे ड्रॉ करो, कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। ये ठीक है, ये बैक्टीरिया आप याद रखोगे, इसको ध्यान में रखना है कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है? ये क्लियर है? आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी छाप सकते हो, और बाकी ये और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ठीक अच्छा कंटेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर हो गया है, कॉज देखा जाए तो ऑलमोस्ट यही होते हैं, एंटीबॉडी का ही डिसऑर्डर है, बाकी कॉज में इसमें कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। चलो अब मैं इसमें बात करूंगा क्लिनिकल सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है ये होता है पेरिफेरल टू, पेरिफेरल से जाता है पेरिफेरल टू सेंट्रल। ये कैसे जाता है? पेरिफेरल टू सेंट्रल। ये देखो कैसे जाता है, ये अपना मोटू है जो बीमार है, ये अपना मोटू है जो बीमार है, ये मोटू के हाथ है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? दिख रहा है डायग्राम? ओके। अब देखो सबसे पहले कहाँ होगा? पेरिफेरल में होगा। कहाँ होगा? लोअर लिम्स में होगा। कहाँ होगा? लोअर लिम्स में होगा। और क्या देखने को मिलेगा? लोअर लिम्स वीकनेस। क्या देखने को मिलेगा? लोअर लिम्स में वीकनेस देखने को मिलेगा। देखो देखो आप, कहां से स्टार्ट हुआ है? ये पैरों से स्टार्ट हुआ है, और पेरिफेरल से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है? बॉडी के सेंटर में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बॉडी के सेंटर में जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसे बोलते हैं पेरिफेरल टू सेंट्रल। और कहां देखने को मिला? लोअर लिम्स यानी फिट में देखने को मिला है। जनरली कहां देखने को मिला मुझे? लोअर लिम्स में देखने को मिला। मसल वीकनेस पड़ गई, लोअर लिम्स की मसल्स वीकनेस पड़ गई। क्या हो गया? समझ रहे हो? पेरिस्थेसिया हो गया। और क्या हो गया इसमें? पेरिस्थेसिया हो गया, पेरिस्थेसिया हो गया, पेरिस्थेसिया इन लोअर लिम्स। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ लोअर लिम्स? पेरिस्थेसिया इन लोअर लिम्स में हो गया, दिक्कत ही वहीं की है तो मैं वही लिख रहा हूँ। लोअर लिम्स में पेरिस्थेसिया हो गया। पेरिस्थेसिया का मतलब बता दो। पेरिस्थेसिया का मतलब टिंजेनाइटिस ब्लंगिंग, ब्लंगिंग होने लगती है। इसमें क्या होने लगता है? झंझनाहट। एक तरीके से क्या समझो आप? झंझनाहट, पिंजलिंग झंझनाहट। क्या होने लगता है इसमें? पिंजलिंग बर्निंग। क्या होने लगता है? बर्निंग होने लगती है। झंझनाहट इसे कहते हैं, झंझनाहट। ओके, झंझनाहट होने लगती है पैरों में, पैरों में झंझनाहट होने लगती है। और आप बात का ध्यान रखो, ये रिवर्सिबल है,
ये क्या है, एक रिवर्सिबल डिसऑर्डर है, इसको ड्रॉ कर लो, इसे ड्रॉ कर लो, असेंडिंग टू, ये इसको ड्रॉ करो। जनरली कहाँ होता है, लोअर लिम्स में देखने को मिलता है, लोअर लिम्स में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, और इसकी वजह से पैरालाइसिस भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कौन सा भाई, 5 नंबर, पैरालाइसिस इन असेंडिंग लिम्स। जनरली क्या होगा, जो असेंडिंग लिम्स में उनमें पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है। असेंडिंग लिम्स में क्या देखने को मिल सकता है, पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है। जो असेंडिंग लिम्स है ये दूर पास वाले हैं, जो बॉडी के पास होगा ना, जो बॉडी के पास है, जो बॉडी के पास है उनको बोलूंगा ना असेंडिंग, इनको बोलूंगा ना असेंडिंग। ये तो डिसेंडिंग है, ये तो डिसेंडिंग है, ये तो डिसेंडिंग है। असेंडिंग में क्या हुआ, पैरालाइसिस हो गया। तो डिसेंडिंग में कब होता है, आपको मालूम होगा, पोलियो। क्या होगा, जो पोलियो का पेशेंट होता है, पोलियो पेशेंट है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें डिसेंडिंग में मिलेगा, डिसेंडिंग पैरालाइसिस। जो पोलियो वाला पेशेंट होता है उसमें डिसेंडिंग में मिलता है। क्लियर है क्या, ओके। 6 नंबर पे आएगा नमनेस। क्या होता है, नमनेस इन लोअर लिम्स। सुन पड़ जाते हैं पैर, पैर सुन पड़ जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल भी है। ओके, क्लियर है क्या इतना, इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। निम्नेस हो गया, सॉरी नमनेस हो गया, पैरालाइसिस हो गया, पेरिस्थीसिया, झंझनाहट हो रही है पैरों में, झंझनाहट हो रही है। और कौन सा डिसऑर्डर है, कहाँ का डिसऑर्डर है, असेंडिंग का है, यहाँ का है। ये हाथ तो इतना बड़ा है ना, लेकिन दर्द यहीं का है, समस्या यहीं की है। और सबसे मेन बात, ये पेरिफेरल टू सेंट्रल जाता है, पेरिफेरल टू सेंट्रल जाता है। ओके, अब अपन इसकी बात करेंगे डायग्नोस, नहीं मैनेजमेंट की बात करेंगे, अपन बात करेंगे मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है, ऑटो होता है ना, ये तो ऑटो रिवर्सिबल है। क्या है, ऑटो रिवर्सिबल है। तो क्या दोगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं दूंगा, लेकिन कुछ कुछ ठीक कर दूंगा मैं। एंटीबॉडी बन गई ना इसकी बॉडी में, एंटीबॉडी बन गई ना, उस एंटीबॉडी को छान दो, उस एंटीबॉडी को छान दो। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा फिल्टर, प्लाज्मा को क्या कर दिया हमने, फिल्टर कर दिया। प्लाज्मा पेरिस्लाइसिस, प्लाज्मा फिल्टर हो गया, प्लाज्मा फिल्टर हो गया। और इसको दूंगा मैं, एंटीबॉडी इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है, तो मैं इसको दूंगा ऑटो इम्यून सप्रेशन, इम्यून सप्रेशन थेरेपी। क्या दूंगा इसको मैं, इम्यून सप्रेशन थेरेपी दे दूंगा। इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा दबा दूंगा, ताकि समस्या कम हो जाए, ताकि थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा आराम मिले। ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, अच्छा ओके, इसको बना लो। लेकिन ओके, ड्रॉ हो गया। अब इसकी बात करते हैं, वो रह गया अपना डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट रह गया है, डायग्नोस्टिक रह गया है। हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन दैट्स अ कॉमन। ओके, सेकंड सीटी कर दूंगा, एमआरआई कर दूंगा, यहाँ तक भी सारी बातें ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीएसएफ एनालिसिस। ये क्यों कर दिया सर, ये क्यों किया दोस्त, मेरी बात को सुन ध्यान से। सीएसएफ एनालिसिस मैंने इसलिए किया है, सीएसएफ एनालिसिस मैंने इसलिए किया है दोस्त, क्योंकि जो सीएसएफ होता है ना, इस बीमारी में ये देखा गया है, इसका प्रोटीन होता है ना 700 से ऊपर चला जाता है, 700 से ऊपर चला जाता है सीएसएफ, जबकि 60 50 60 40 45 के आसपास होना चाहिए। बट देखो ना, 700 से ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, 700 से ऊपर चला गया, 700 से ऊपर चला गया। ओके, ये क्लियर है, इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। इसके बाद में आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके बाद में आएगा इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है, ये पीएनएस का डिसऑर्डर है, एक तरीके से पीएनएस का डिसऑर्डर। पीएनएस में डीमाइलिनेशन हो जाता है, सुषुमान सेल के प्रति एंटीबॉडी बन गई। क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गई, जो नहीं बननी चाहिए थी, जो नहीं बननी चाहिए थी। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या हो सकती है, फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रिवेंट इंजरी। पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना है, क्योंकि मसल वीकनेस है, दिक्कत है, दर्द है, चल नहीं पा रहा है, तो फिर आप उसको दौड़ाओगे, एक्सरसाइज करवाओगे कि नहीं करवा सकते। प्रिवेंट इंजरी, क्या करेंगे इसको, प्रिवेंट इंजरी करवाएंगे, रेस्ट करवाऊंगा और फोकस मॉनिटर करूंगा। ओके, सेकंड क्या ध्यान रखोगे, सेकंड उसको ध्यान रखोगे, प्रिवेंट
प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचा के रखना है। तो क्या आप इम्यून सप्रेशन दे रहे हो ना, आप क्या दे रहे हो उसको, तो आप इम्यून सप्रेशन दे रहे हो ना। इम्यून सप्रेशन में क्या होगा उसके साथ इम्यून सप्रेशन में क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है ना। प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन या प्रिवेंट इन्फेक्शन ही रख लो, इसको ड्रॉ करो इसको। इसमें ये एक चीज ध्यान रखने की थी जो मैंने पहले बताया था, जो CSF में क्या होता है, प्रोटीन बढ़ जाता है। क्या बढ़ गया, प्रोटीन इंक्रीज हो गया। तो कितना हो गया, 700 हो गया। कितना हो गया, 700 हो गया। ओके ओके। प्रिवेंट इंजरी कंप्लीट, प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन क्योंकि इम्यून सप्रेशन दे रहे हैं इस वजह से। प्लाज्मा फिल्टर हमने कर लिया। थर्ड नंबर पे अब देखो इसमें क्या आएगा। थर्ड नंबर में वैसे तो इससे पहले ये आना चाहिए था, प्रायोरिटी की बात करूँ तो प्रायोरिटी, ये तो प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी देखो क्या चीज है, एक नर्स के लिए सेकंड प्रायोरिटी क्या हो सकती है, कीप ट्रेकियोस्टोमी बेड साइड, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेकियोस्टोमी का एक सेट, ट्रेकियोस्टोमी सेट, एक ट्रेकियोस्टोमी सेट बेड के साइड रखना है, बेड के साइड में रखना है। क्यों, मस्कुलर दिक्कत है, मसल्स की दिक्कत हो सकती है, डायफ्राम भी मसल से बना होता है। यदि अचानक डायफ्राम में समस्या हो गई तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। क्लिनिकल सिम्टम्स में एक और चीज लिख लेना, क्लिनिकल सिम्टम्स में एक चीज और लिख लेना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस भी इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब देखो रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस हो सकता था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ट्रेकियोस्टोमी का एक सेट मैंने इसके बगल में ही रख दिया, इसके बेड के बगल में ही रख दिया। ऐसा नहीं पैरालाइसिस हो गया और अफरा तफरी मचा दिए, ट्रेकियोस्टोमी लेकर आओ, ट्रेकियोस्टोमी लेकर आओ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और क्या आएगा, और क्या आएगा, ऑन वेंटी एंड ऑन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर को ऑन रख लो ना, आपका क्या जा रहा है, मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर को ऑन रखो, ऑन रखोगे क्यों, तुरंत ऐड कर दो, तुरंत ही हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया है, ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया है। कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और कोशिश करूंगा, और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।